हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, टीम बॉटनी CL से सीकर। कैसे हो भाई, सब बढ़िया हो? तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पूरे वायरसेस के बारे में पढ़ा, वायरसेस जो 5 जगत वर्गीकरण में कहीं पे सम्मिलित नहीं है। यस, तो वायरस, विरोइड और प्रियॉन्स के बारे में आपने पूरी स्टडी कर ली, क्वेश्चंस कर लिए बेटा, क्लियर। और अब अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो 6 किंगडम का है नहीं, अपन बेटा फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा। आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस था? फर्स्ट बेसिस था टाइप ऑफ सेल। तो पृथ्वी के ऊपर सेल की 2 कैटेगरी हैं, सेल बायोलॉजी में एनसेट बता रखी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सभी प्रोकैरियोटिक किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में, क्लियर। तो बेटा देखो, स्टार्ट करते हैं आज अपन इस लेक्चर में किंगडम मोनेरा, क्लियर। तो बेटा जी देखो, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, क्लियर बेटा। जगत मोनेरा, ये जगत मोनेरा की बात करते हैं। यस बेटा। अब देखो बेटा कि अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या अपन 6 जगत की बात करें, अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार, क्लियर बेटा, सभी प्रोकैरियोट्स, सभी जो असीम केंद्रीय हैं, सभी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जगत मोनेरा में सम्मिलित होते हैं। यस बेटा। तो सभी प्रोकैरियोट्स, आप समझ सकते हैं कि सेल के 2 टाइप है, प्रोकैरियोट आदिम केंद्रक और यूकैरियोट सुविकसित केंद्रक। तो सभी प्रोकैरियोट्स जगत मोनेरा में सम्मिलित होते हैं, क्लियर। अपन कहें कि ऑल प्रोकैरियोट्स, जो भी प्रोकैरियोटिक संगठन रखेगा, ऑल प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, इन किंगडम मोनेरा। यस और नो बेटा। तो सारे के सारे प्रोकैरियोट किसमें सम्मिलित किया गया है? जगत मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। यस। अब सीधी सी मैं तुम्हें बात बता दूं बेटा कि बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। यस बेटा। तो देखो, जीवाणु मोनेरा जगत के प्रमुख सदस्य होते हैं। तो बेटा जीवाणु मोनेरा जगत के प्रमुख सदस्य होते हैं, क्योंकि जो एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संगठन है वो कौन प्रदर्शित करता है? जीवाणु। लेकिन देखो बेटा कि सेलुलर लाइफ के फॉर्म में कोशिकीय प्रारूप 6 जगत बना था और मोनेरा के 2 रूप हुए थे। या फिर अपन बात करें कि इन बैक्टीरिया कैसे अपन डिवाइड करते हैं। तो देखो बेटा, सीधी सी बात करूँ मैं आपके सामने कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो प्रोकैरियोटिक संगठन रखते हैं, यानी मोनेरा के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो फर्दर उनकी 2 कैटेगरी बनाई गई है जो मोनेरा के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्लियर बेटा। तो 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। एक आपका क्या है? आद्य जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया। और एक आपकी कैटेगरी बनाई गई है यू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु, जो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आपके होते हैं प्रारूपिक प्रोकैरियोट्स, प्रारूपिक प्रोकैरियोट्स। ये लो बेटा। अब फर्दर इनको फिर आगे बांटा गया है, जो मेन सोल मेंबर होते हैं ये आपका, तो इनको आगे बांटा गया है बैक्टीरिया जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, यानी क्या? BGA, साइनोबैक्टीरिया। तो सही बात समझे आप
कि भाई मोनेरा के अंदर जो सम्मिलित उनके दो ग्रुप फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड गया, आर्की बैक्टीरिया, यस और नो, और यानी आद्य जीवाणु, और यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु, प्रारूपिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो देखो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस टॉपिक को फिर इस वे में पढ़ते हैं कि एक डिफर बैक्टीरिया से, अदर बैक्टीरिया से एक डिफर ग्रुप है आर्कियोबैक्टीरिया, एक थोड़ा भिन्न रूप है, कुछ चीज़ों में वो भिन्न है आर्कियोबैक्टीरिया। तो अपन फर्दर पहले आर्कियोबैक्टीरिया की स्टडी कर लेते हैं, फिर अपन आ जाएंगे बैक्टीरिया। तो भाई एक वास्तविक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो अपन उसकी बातें कर लेंगे बैक्टीरिया की। और फिर अपन बात करें कि एक ग्रुप होता है जो फोटोसिंथेटिक ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का समूह होता है, वो होता है साइनोबैक्टीरिया बीजीए, जो पहले उसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे, और वो प्लांटी में सम्मिलित थे। लेकिन आप जानते हो कि अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण वो कहाँ पर आ गए, मोनेरा में। किस में आ गए बताओ, मोनेरा में। बात को समझे। तो बेटा ये आपकी बात है जगत मोनेरा की, किंगडम मोनेरा की, क्लियर। अब अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो जगत मोनेरा है, जगत मोनेरा की बात करते हैं तो जो भी प्रोकैरियोटिक संगठन रखता है, उन सभी प्रोकैरियोटिक संगठन रखने वालों को अपन कहाँ रखते हैं, जगत मोनेरा में। और जगत मोनेरा के सभी प्रोकैरियोट को अपन जगत मोनेरा में सम्मिलित करते हैं। जीवाणु उस जगत में मोनेरा के 16 मेंबर हैं, प्रमुख सदस्य हैं। लेकिन मोनेरा में क्या क्या, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो ग्रुप में अपन बांटते हैं प्रोकैरियोट्स को। और ये आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई दो ग्रुप में आप बांटते हो इन प्रोकैरियोट्स को, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और ये सत्य जीवाणु, फिर यू बैक्टीरिया को फर्दर प्रारूपिक प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे। और फिर अपन बात करें बेटा, अपन एक वास्तविक प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका का आपको विवरण बताएंगे। जो आप सेल बायोलॉजी के अंदर प्रोकैरियोट के सारे करैक्टर दे रखे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक संगठन के, तो वो सेल बायोलॉजी के चैप्टर में वो भी पढ़े, यस। और बेटा अपन बात करें साइनो बैक्टीरिया, तो साथ साथ आप वो भी वहाँ से भी टॉपिक क्लियर कर लेंगे। जो कोशिका विज्ञान 8वां चैप्टर है NCERT 11th का, तो उसमें से वो कंटेंट क्लियर करेंगे जो अपन बात करेंगे, यस। लेकिन फर्दर अपन पहले आर्कियोबैक्टीरिया को क्लियर कर देते हैं कि आदि जीवाणु होते क्या हैं, और वो इन सत्य जीवाणुओं से किस किस चीज़ में भिन्न है, किस किस चीज़ में भिन्न है। तो फिर अपन सत्य जीवाणु की जब पूरा कोशिका संगठन आपको बताएंगे तो वो आपके सामने और भी ज़्यादा क्लियर होगा, यस। ठीक है बेटा। तो देखो बात करते हैं बेटा एक ग्रुप की, किंगडम ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, आद्य जीवाणु। आर्कियोबैक्टीरिया आद्य जीवाणु, आद्य जीवाणु, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यस बेटा। अपने लिखा है कि ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवाणु का समूह। ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवाणु का समूह, यस बेटा। प्रथम जीवित समूह जो पृथ्वी की सतह पर प्रथम बार प्रकट हुआ, प्रथम जीवित समूह, पहली बार लिविंग सेल जो पृथ्वी पर आई, प्रथम जीवित समूह जो पृथ्वी की सतह पर प्रथम बार प्रकट हुआ। या अपन बेटा ऐसे कहें कि दे वर द फर्स्ट टू बी बोर्न ऑन आवर प्लेनेट, है ना, कि अपने पृथ्वी ग्रह पर, प्लेनेट पर, अर्थ प्लेनेट पर पहली बार जो जीवित समूह आया था वो आर्कियोबैक्टीरिया है। और इन दिनों, नाउएडेज, इन दिनों ये कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ, मतलब कुछ आदिम लक्षणों के साथ आप जानते हैं कि जीवन यापन कर रहे हैं, क्लियर। आप समझ रहे हैं बेटा। इसलिए अपन ने क्या कहा, अतः इन्हें अपन कहते हैं ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, सुपरलेटिव डिग्री में ना, ओल्डेस्ट यानी इनसे पुराने कोई नहीं, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। कहते हैं मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम यानी इनसे प्राचीन कोई नहीं, प्राचीनतम जीवाणु, मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया। बोलो बेटा, है कि नहीं है। इसलिए अपन इनको एक बात कहते हैं, और ये भी कहते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। अभी तक जिन ओल्ड, अभी भी ये प्रिमिटिव कैरेक्टर पृथ्वी पर हैं कुछ कठिन वासों में, तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना, है ना। और ये ऑक्सीजन के बिना भी, अनुपस्थिति में भी जीवन यापन कर सकते हैं। कि जब पृथ्वी पर प्रथम जीवन आया था तो पृथ्वी का आद्य वातावरण अपचाई था, ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवन यापन कर सकते हैं। और अधिकांश आर्कियोबैक्टीरिया, जो बेटा अधिकांश आर्कियोबैक्टीरिया है, वो तो आप समझ रहे हैं कि श्वसन की दृष्टि से
ओब्लिगेट एनारोब्स यानी अविकल्पी अवायवी, यानी स्ट्रिक्टली एनारोबिक मतलब अविकल्पी अवायवी, मतलब अवायवी परिस्थिति में ही जीवन यापन करेंगे। यस और नो बेटा? तो ये आपकी बात होगी क्लियर। अब अपन कहते हैं कि बेटा जो आद्य जीवाणु हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनहॉस्पिटल या हॉर्स एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं या जीवन यापन करते हैं। जैसे अपन कहें कि अत्यधिक गर्म झरनों में, हॉट सल्फर स्प्रिंग, अत्यधिक लवणीय स्थानों, एक्सट्रीमली साल्टी रीजन, दलदली क्षेत्रों, मार्सी रीजन में सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं, है ना बेटा? यानी अपन कहें कि बिल्कुल जो हॉट सल्फर स्प्रिंग है, क्लियर बेटा? हॉट सल्फर स्प्रिंग मतलब सल्फर युक्त अत्यधिक गर्म झरने जिनका pH 2 तो बहुत ही हाईली एसिडिक और टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री हो, क्लियर? या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली साल्टी रीजन हेलोपी, बहुत ही ज़्यादा सलाइन एरिया हो, लवणीय क्षेत्र हो, या फिर दलदली क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? ऐसे कठिन से कठिन आवास में जहाँ हाई टेम्परेचर है ना, अम्लता है ना, हर तरीके से प्रतिकूल आवास है, लेकिन इन प्रतिकूल आवासों में भी ये सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। कौन? आद्य जीवाणु। अब बेटा क्यों कर सकते हैं? तो देखो आपका पॉइंट आता है कि भाई आद्य जीवाणु जो है, आर्कियोबैक्टीरिया है आद्य जीवाणु, वो सेल एनवलप, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्या आद्य जीवाणु अन्य जीवाणु से केवल कोशिका भित्ति में भिन्न है? नहीं। क्या केवल कोशिका झिल्ली में भिन्न है? नहीं। कोशिकीय आवरणों में, सेल एनवलप में, कोशिकीय आवरणों में सेल एनवलप। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि सेल एनवलप के अंदर भित्ति, सेल वॉल या अदर कोई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों आ जाते हैं। यस और नो? तो देखो कोशिकीय आवरणों में अन्य जीवाणु से, अदर बैक्टीरिया से ये भिन्न है। कोशिकीय आवरणों में अन्य जीवाणु से भिन्न है। बेटा अपन जैसे ही देखो अगला अपन जैसे आद्य जीवाणु पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका का डायग्राम बनाएंगे। प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका की पूरी संरचना, एक प्रोकैरियोटिक संगठन में होता क्या क्या है, कोशिकीय आवरणों में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन, कितने आवरण होते हैं, किसके बने होते हैं, उनका संगठन क्या, वो सारा बताएंगे। तो अपने एक चीज़ समझ में आएगी, आपने पहले भी सुना होगा कि बेटा देखो कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, एक बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल का मतलब बेटा आप क्या समझते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल, तो बैक्टीरियल सेल वॉल का मतलब क्या समझते हैं बेटा? कि जो एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति। यस। तो देखो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, प्रारूपिक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है या प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे अभी अपन प्रोकैरियोटिक संगठन में शुगर और एमिनो एसिड मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन बेटा जी आपको मैं बताऊं कि आद्य जीवाणु की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, क्लियर? जबकि इनकी सेल वॉल अपन बात रहे कि जटिल पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, है ना? तो अपन क्या कहेंगे कि बेटा आद्य जीवाणु की जो सेल वॉल है वो अपन कहें बेटा कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? इनकी जो सेल वॉल है, आद्य जीवाणु की सेल वॉल है, इनकी बेटा सेल वॉल आपको मैं बताऊं कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, और भी ज़्यादा जटिल पॉलीसैकेराइड, है ना, जटिल पॉलीसैकेराइड, और भी ज़्यादा जटिल पॉलीसैकेराइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड है। तो आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पॉलीसैकेराइड या कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है आद्य जीवाणु की सेल वॉल।
तो आद्य जीवाणु की कोशिका अवरणों में पहला आवरण सेल वॉल, तो आद्य जीवाणु की सेल वॉल अदर बैक्टीरिया से, अन्य जीवाणु से भिन्न होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, जटिल पॉलीसेकेराइड या जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। यस, हाँ बेटा, जो इनकी सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल कुछ विशिष्ट प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन या स्यूडोम्यूरिन रखती है। इसलिए आप जानते हो कि स्यूडोम्यूरिन रखती है, तो फिर आपको किसमें इंक्लूड करना पड़ेगा? मोनेरा में। यस, अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन आदि जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन या अपन कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो देखो बेटा कि जो सुविकसित जीवाणु हैं उनमें तो जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो यूकेरियोट की तरह यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। यस, और वो किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अन्य जीवाणु में तो, आद्य जीवाणु में भी बनी तो लिपिड प्रोटीन की होती है, लेकिन अपन बात करें आद्य जीवाणु में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर बेटा, वो अत्यधिक जटिल है, अत्यधिक जटिल, क्लियर। लेकिन आप कहते हो कि भाई आर्कियोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैं से कहूँ, चलो यहाँ से कहूँ कि आर्कियोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आर्कीबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली कॉम्प्लेक्स, अत्यधिक जटिल, हाईली कॉम्प्लेक्स, अत्यधिक जटिल होती है आर्कियोबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें आप जानते हो कि ब्रांच्ड लिपिड मॉलिक्यूल, ब्रांच्ड लिपिड, LIPD लिपिड मॉलिक्यूल, शाखित लिपिड अणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शाखित लिपिड अणु, हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, अत्यधिक जटिल होती है, और अपन कहें ब्रांच लिपिड चेन, ब्रांच लिपिड चेन, ये आपकी बात होती है, क्लियर। और बेटा सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी 12th में बहुत अच्छा आएगा कि इन्हीं कारणों से जो कोशिका आवरणों में अन्य जीवाणु से भिन्न होते हैं, इन्हीं कारणों से जो आद्य जीवाणु हैं, ये आद्य जीवाणु अन्य जीवाणु से अत्यधिक जो प्रतिकूल आवास हैं, आपको मैंने बताया अत्यधिक प्रतिकूल आवास बताए, अत्यधिक प्रतिकूल आवासों में सफलतापूर्वक, अत्यधिक प्रतिकूल आवासों में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, सफलतापूर्वक, है ना, बिल्कुल सक्सेसफुली सर्वाइव करने के लिए वो काबिल होते हैं, चाहे कितनी ही pH हो, कितना ही अपन बात रहे कि तापमान हो या लवणीय दलदल स्थिति हो, कैसी भी हो, उन बहुत ज़्यादा प्रतिकूल आवासों में ये जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, यही कारण है, क्लियर बेटा। अब देखो अपन बात बेटा कि आर्कियोबैक्टीरिया की मैं आपके सामने अगली बात करूं तो आप जानते हो कि इनका जो कोशिका संरचना में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगी, तो साइटोप्लाज्म है वो प्रोकैट की तरह ही, क्योंकि झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग और केंद्रक झिल्ली वो तो होगी नहीं, इसलिए प्रोकैट में रखा गया। यस, हाँ, जो अपन बात बेटा कि आर्कियोबैक्टीरिया की मैं आपके सामने बात करूँ बेटा, तो सीधी सी बात है कि जो स्टोन प्रोटीन है
यानी इनका जो कोर स्टोन प्रोटीन है वो अपन बात कर रहा है कि, और 16S rRNA राइबोसोमल आरएनए जो सीक्वेंस है वो थोड़ा यूकैरियोट के समजात है। यूकैरियोट के क्या है? समजात। तो थोड़ी बहुत उससे समानता भी है, बात को समझे। अब बेटा जानते हो कि इनके वास स्थानों के बेसिस पे, आवास स्थानों के बेसिस पे आद्य जीवाणु को कई ग्रुप्स में, कई समूह में डिवाइड किया गया है। तो अपन उन समूह के बारे में अपन स्टडी करेंगे। यस, हाँ तो बेटा देखो आपको बताया था कि आर्कियोबैक्टीरिया के जो आर्कियोबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से थोड़ा डिफर है सेल वॉल में और मेम्ब्रेन में भी, यानी सेल एनवलप में डिफर है वो, सही। और अपन अच्छे से बताया कि भाई सेल वॉल उसका किससे कंपोज है और मेम्ब्रेन क्या है। यस, और बेटा सीधी सी बात है कि आद्य जीवाणु का जो स्टोन प्रोटीन वैसे प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, उसमें कुछ कोर स्टोन प्रोटीन कुछ प्रेजेंट होता है, वो यूकैरियोट के थोड़ा सा होमोलोगस है, और 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस। अब अपन बात करते हैं बेटा कि हैबिटेट के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, आवास के बेसिस, जो प्रतिकूल तरह तरह के आवास में पाया जाता है उसके बेसिस पे इसके 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखो बेटा अपन क्या कहते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया को सीधी सी बात करें अपन बेटा, आर्कियोबैक्टीरिया को निम्न 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया बेटा जी? 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 समूह में बांटा गया है। क्लियर? वो आर्कियोबैक्टीरिया ऑन द बेस हैबिटेट, आवास के आधार पर। तो बेटा देखो पहला ग्रुप क्या है? हेलोफिल्स। हेलोफिल्स है पहला ग्रुप जो है, वो क्या है बेटा जी? हेलोफिल्स। यस, हेलोफिल्स है फर्स्ट ग्रुप। यस और नो? तो आप समझ रहे हैं बेटा, देखो फर्स्ट ग्रुप आपका क्या है? हेलोफिल्स है, बात को समझे। और सेकंड ग्रुप आपका थर्मोएसिडोफिल्स। क्या है बेटा? थर्मोएसिडोफिल्स। और थर्ड ग्रुप आपका मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स। तो यहाँ फर्दर आप जानते हैं कि आवास के आधार पर आर्कियोबैक्टीरिया को 3 समूह में बांटा गया है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजन्स। बोलो हाँ या ना बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा मेरे, कि सबसे पहले अपन लेते हैं हेलोफिल्स, हेलोपी। इनको अपन क्या बोल सकते हैं? और हेलोपी भी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं बेटा जी? हेलोपी। यस, तो फर्स्ट ग्रुप अपन लेते हैं हेलोफिल्स, हेलोपी इनको अपन कहते हैं। तो देखो बेटा जी, हेलोफिल्स के लिए क्या क्या आएगी कि आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया किस में रहते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये आद्य जीवाणु, हाँ बेटा, ये आद्य जीवाणु अत्यधिक लवणीय वास स्थानों पर पाए जाते हैं, या अत्यधिक लवणीय वास स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या बेटा? हेलोफिल्स, हेलोपी। यस और नो? यानी अपन सीधी सी बात करें कि लिव इन एक्सट्रीम सैलाइन, यस बेटा, एक्सट्रीम सैलाइन एनवायरमेंट, यानी बहुत ही ज्यादा लवणीय पर्यावरण में, बहुत ही ज्यादा लवणीय क्षेत्र में, है ना। आपने कहा लिव इन एक्सट्रीम सैलाइन एनवायरमेंट, आद्य जीवाणु, है ना। कौन है? हेलोफिल्स। जैसे अपन कहें एग्जाम्पल कि बहुत ही ज्यादा लवणीय क्षेत्र, जैसे आप जानते हो कि लवणीय झीलें, तो लवणीय झीलें बेटा साल्ट लेक, यस, या समुद्र। तो समुद्र तो आप जानते हो वैसे ही लवणता होती है समुद्र में, समुद्र के बारे में 30 से 35% जो बताया था आपको। तो ये बात आपके सामने हो गई। तो ये किसके लिए आया? ये अपन यहाँ लिख दें इसको कि समुद्र, सी। तो बहुत ही ज़्यादा लवणीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन है? हेलोफिल्स। बात को समझे बेटा? क्लियर? अब अगली बात करूँ मैं कि जो हेलोफिल्स हैं, इनकी मैं अगली बात करूँ आपको बेटा, तो देखो जब बहुत उच्च प्रकाश स्ट्रॉन्ग लाइट, है ना, स्ट्रॉन्ग लाइट। तो बेटा स्ट्रॉन्ग लाइट की प्रेजेंस में, जब उच्च प्रकाश होता है, स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, तो स्ट्रॉन्ग लाइट की प्रेजेंस में ये हेलोफी क्या करते हैं
स्ट्रॉन्ग लाइट की प्रेजेंस में ये हेलोपी एक पिगमेंटेड वर्णकयुक्त पिगमेंटेड उच्च प्रकाश में अत्यधिक स्ट्रॉन्ग लाइट में ये क्या करते हैं, पिगमेंटेड यानी वर्णकयुक्त पिगमेंटेड मेम्ब्रेन विकसित कर लेते हैं, पिगमेंटेड मेम्ब्रेन विकसित कर लेते हैं। कौन, हेलोफी, है ना। तो जब इन स्ट्रॉन्ग लाइट, है ना, बहुत ही उच्च प्रकाश में, यस बेटा, द हेलोपी डेवलप ए पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि पर्पल मेम्ब्रेन वो बैंगनी रंग की होती है, पर्पल मेम्ब्रेन ये डेवलप कर लेते हैं, पर्पल मेम्ब्रेन। और उस पर्पल मेम्ब्रेन में कौन सा पिगमेंट होता है, उस पर्पल मेम्ब्रेन में आपका जो पिगमेंट होता है बेटा वो होता है, किससे कंपोज होती है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, क्लियर। तो आप क्या कहोगे कि बेटा ये मेम्ब्रेन, फिर आप क्या कहोगे, नीचे फिर एरो लगाकर आप क्या कहोगे कि ये मेम्ब्रेन मतलब एक स्पेसिफिक पिगमेंट से बनी होती है या रखती है। तो आप लिख दोगे कि यह मेम्ब्रेन एक विशिष्ट पिगमेंट यानी वर्णक, विशिष्ट वर्णक, जिसको आप कहोगे बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ये पिगमेंट रखती है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अब बेटा जी ये इनकी मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन वो क्या करता है, क्लियर। वो आप समझ सकते हैं कि लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट है लाइट एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को गेन करता है या ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, और किसका प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी उत्पादित करता है, यस। तो सनलाइट को ट्रैप करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन करता है। क्या प्रोडक्शन करता है बेटा, एटीपी, यस। लेकिन बेटा देखो फिर इस एटीपी का प्रयोग ये अपने भोजन के संश्लेषण में नहीं करते, यस। तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई इस एटीपी का प्रयोग आपको मैं बता दूं कि इस एटीपी का प्रयोग फूड सिंथेसिस में, भोजन संश्लेषण में नहीं करता है। तो इस एटीपी का प्रयोग भोजन संश्लेषण में नहीं करता है। बात को समझे। पोषण की दृष्टि से क्या होता है, ये हेटेरोट्रोप होता है, विषमपोषी होता है। पोषण की दृष्टि से बेटा क्या होता है, हेटेरोट्रोप होता है, विषमपोषी होता है, हेटेरोट्रोप। तो पोषण की दृष्टि से आप कहोगे विषमपोषी लिख लोगे, विषमपोषी, हेटेरोट्रोप। पोषण की दृष्टि से हेटेरोट्रोप होते हैं बेटा ये। बात को समझे। कौन बेटा, हेलोपी। तो देखो आराम से आ जाओ। हेलोफी जो अत्यधिक लवणीय वास स्थानों पे जीवित रहते हैं या सर्वाइव करते हैं, यानी ये आदि जो अत्यधिक लवणीय वास स्थानों पर पाए जाते हैं, लिव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट, जैसे साल्टी लेक, लवणीय झीलें, या फिर समुंदर, बोलो हाँ है ना। तो ऐसे एरिया में सर्वाइव करते हैं। फिर आपने कहा कि भी ये जो हेलोफिल्स होते हैं ये जब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, उच्च प्रकाश होता है, उस प्रेजेंस में ये एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, एक वर्णकयुक्त झिल्ली का विकास करते हैं। और वो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, उसके अंदर एक विशिष्ट वर्णक होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो वो जब सनलाइट को अनट्रैप करता है, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और एटीपी प्रोडक्शन होता है। लेकिन उस एटीपी का प्रयोग ये अपने भोजन के संश्लेषण में नहीं करते, है ना। ये पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं बेटा, विषमपोषी होते हैं। पोषण की दृष्टि से बताओ क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। कौन, ये जो आपके हैं बेटा क्या, हेलोफिल्स, जो हेलोफी हैं। बात को समझे, सीधी सी बात, क्लियर। और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो फैकल्टेटिव एनारोबिक, श्वसन की दृष्टि से विकल्पी अवायवी। तो अपन बात फिर अपन कहें कि श्वसन की दृष्टि से ये, श्वसन की दृष्टि से, तो श्वसन की दृष्टि से ये कैसे होते हैं, विकल्पी वायवी होते हैं, विकल्पी वायवी, है ना। आगे सॉरी, विकल्पी अवायवी,
तो जनरली वायु होते हैं नहीं, फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, विकल्पी अवायवी। श्वसन की दृष्टि से कौन है? हेलोफिल्स, है ना। और एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा बेटा? हेलोकोकस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हेलोकोकस, हेलोकोकस। तो ये इसका क्या हो गया? हेलोफिल्स का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। बोलो है कि नहीं है? हाँ, तो सीधी सी बात है बेटा कि ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? हेलोफिल्स का, हेलोफिल्स का। बात को समझ रहे हैं? क्लियर। अब अपन बात करें बेटा इसके अंदर, तो नेक्स्ट अपन किस ग्रुप के लिए बात करेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स के लिए। किसकी बात करेंगे बताओ? थर्मो एसिडोफिल्स के लिए। यस और नो? हाँ तो बेटा जी अब आप नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है वो क्या है? थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल। यस। अब देखो कि जो थर्मो एसिडोफिल है, नाम से ही पता है कि भाई ये जो कैपेबल हैं, समर्थ हैं टॉलरेटिंग, मतलब इस इनकी जो सहिष्णुता की प्रास है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च तापमान युक्त वास स्थानों के साथ साथ एसिडिक, मतलब जो पीएच बहुत वो भी लो हो, मतलब हाईली एसिडिक पीएच, इन लो पीएच, एसिडिक हाईली एसिडिक पीएच पे ये सर्वाइव करते हैं। हाँ है ना बेटा? तो देखो ये जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं, ये अपन बात करें कि जो हॉट, ये आपको मैं बताऊं कि ये जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं बेटा, ये हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, हॉट सल्फर स्प्रिंग, बोले तो हॉट सल्फर स्प्रिंग का मीन क्या हो गया? गर्म, गर्म सल्फर युक्त, गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। कौन बेटा? थर्मो एसिडोफिल्स। हाँ है ना बेटा? जो आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गर्म और अम्लीय झरनों में, तो गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, जिनका टेम्परेचर बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री टू 100 डिग्री हो। टेम्परेचर कितना हो? 80 डिग्री से 100 डिग्री। क्लियर। और मतलब पीएच लगभग 2, मतलब हाईली एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक पीएच, है ना। अत्यधिक अम्लीय पीएच, उस पे ये सर्वाइव करेंगे, अत्यधिक अम्लीय पीएच पे, हाईली एसिडिक पीएच। तो गर्म सल्फरयुक्त झरने जिनका तापमान 80 से 100 डिग्री और पीएच लगभग 2, हाईली एसिडिक पीएच, अत्यधिक अम्लीय पीएच पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? थर्मो एसिडोफिल्स। यानी बेटा अपन कह सकते हैं कि ये आद्य जीवाणु ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जिनका तापमान लगभग 80 से 100 डिग्री हो और उनकी पीएच लगभग 2, यानी अत्यधिक अम्लीय पीएच हो, अत्यधिक अम्लीय पीएच हो। बात को समझ रहे हो आप? बोलो बोलो। तो ये आपके होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या होते हैं बेटा? थर्मो एसिडोफिल्स। यानी ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, है ना। सल्फर युक्त अत्यधिक गर्म झरनों में पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और आप समझ रहे हैं कि जैसे ये जो सल्फर स्प्रिंग जैसा वाटर है, हिमालय के कुछ रीजन्स में, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में बेटा पाया जाता है। तो ये आप जानते हो कि क्या होते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। और ये कैपेबल होते हैं, क्लियर, टॉलरेट करने में, कि ये इतने उस तापमान पर अपने आप को सर्वाइव या जीवन यापन करा सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल बेटा आपका क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा थर्मोकोकस। ये लो जी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यस और नो? इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ है, और वो आपका है बेटा मिथेनोजन्स, यानी मीथेन उत्पन्न करने वाले, है ना, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, है ना, मीथेन उत्पन्न करने वाले आद्य जीवाणु। यस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी बेटा सीधी सी बात आप लिख लोगे कि मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु, मीथेन उत्पन्न करने वाले आद्य जीवाणु, मीथेन उत्पन्न करने वाले आद्य जीवाणु। यस। तो बेटा जी, तो मिथेनोजन्स हैं, जो मिथेनोजन्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्पेशली
जो मिथेनोजेंस हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेशली ये बैक्टीरिया सामान्यतः मार्सी हैबिटेट्स, है ना बेटा, यानी क्या कि दलदली, अत्यधिक दलदली वास स्थानों पर पाए जाते हैं, दलदली वास स्थानों पर पाए जाते हैं। बात को समझ रहे हो? क्लियर? और बेटा दलदल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो आप जानते हो श्वसन की दृष्टि से ये बिल्कुल अविकल्पी अवायवीय का मीन क्या होता है? ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं श्वसन की दृष्टि से, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, प्रेजेंस में नहीं। तो ये आप जानते हो, भी मैं आपको बैक्टीरिया में बता भी दूंगा, जो बैक्टीरिया की जीवन क्रिया है, तो वहाँ सारा मैं श्वसन के सारे प्रकार आपको बता दूंगा। तो बेटा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन उत्पन्न करने वाले आद्य जीवाणु सामान्यतः मार्सी हैबिटेट्स यानी दलदली वास स्थानों पर पाए जाते हैं। दलदल के अंदर ऑक्सीजन होगी नहीं, तो श्वसन की दृष्टि से अविकल्पी अवायवीय ओब्लिगेट एनारोब होते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोब, ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं बेटा। बात को समझी? अरे बोलो। और बिल्कुल एनसेट लाइन टू लाइन आप पढ़े बेटा, क्लियर? और सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये समर्थ होते हैं कि जो आप जानते कि ये बैक्टीरिया, इनको क्यों कहा गया था मिथेनोजेंस, क्यों कहा गया? क्योंकि ये बैक्टीरिया दलदल में, ये आद्य जीवाणु दलदल में, आपको मैं बता दूं बेटा, CO2 और मेथनॉल, CO2 मेथनॉल व फॉर्मिक एसिड को मीथेन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। यानी बेटा जी क्या हुआ कि ये आद्य जीवाणु दलदल में सबसे पहले मार्स गैस, बता ना मीथेन का जो आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो सबसे लोकल में क्या होता है? मार्स गैस, क्योंकि दलदल से उत्पन्न हुई थी। तो सर्वप्रथम ये आद्य जीवाणु दलदल में CO2, मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट कराकर मीथेन में परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। यस और नो बेटा? यानी ये जो आद्य जीवाणु हैं, आप समझ रहे हैं, ये कैपेबल है, समर्थ हैं कन्वर्टिंग CO2, मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड को किसमें? मीथेन में। और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया बताओ? इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मिथेनोजेंस। इसलिए इनको आप क्या कहते हो? मिथेनोजेंस, मीथेन उत्पन्न करने वाले, मिथेनोजेंस, मीथेन उत्पन्न करने वाले। अब अगली लाइन बेटा, है ना, अगली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को कभी कभी पोषण की दृष्टि से अपन बात करें बेटा, कीमोसिंथेटिक भी कहते हैं, कीमोसिंथेटिक। बात को समझे? तो आप समझ पा रहे हैं कि अपन कीमोसिंथेटिक भी इनको कहते हैं। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम के अंदर आया, तो वो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या है मिथेनोजन के लिए कि देखो बेटा ये और कहाँ पाए जाते हैं? एक तो यहाँ हो गए, और कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिथेनोजेंस हैं, गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेट एनिमल्स, जो बेटा जुगाली करने वाले मवेशी होते हैं, रूमेन एक अम्मा से होता है ना, रूमिनेट्स होते हैं जुगाली करने वाले मवेशी यानी कैटल्स जो जुगाली करते हैं। क्लियर? उन कैटल्स में, जुगाली करने वाले मवेशियों में, जो उनका अम्मा से होता है रूमेन होता है, रूमिनेट्स में जो रूमेन भाग होता है, अम्मा से नलीनुमा में से रूमेन भाग होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रूमेन में पाए जाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लिखें क्या? रूमेनोकोकस। तो जो अनेक सेवरल रूमिनेंट्स यानी कैटल्स यानी कई सारे जुगाली करने वाले मवेशी, जिनके मिडगट गट मतलब आंतरिक भाग में, अम्माशय में, आप बात जानते हो, रूमेन में ये पाए जाते हैं, जिसको अपन ने एग्जाम्पल क्या दिया?
रूमेनोकोकस। क्या दिया बेटा? रूमेनोकोकस। क्लियर? तो आप जानते हैं कि उनके आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। क्लियर? और वहां पर ये भी यानी ये और वहां पाए जाते हैं। तो जब ये पशु अपना उत्सर्जी पदार्थ, जब ये पशु मतलब कैटल एक्सक्रीट अपन उसको बोलते हैं, मवेशियों का जो उत्सर्जी पदार्थ आप जानते हो अच्छे से क्या होता है, गाय भैंस है ना, बकरी जो होता है कैटल्स। तो ये जो कैटल अपना एक्सक्रीटा मेटलेन उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटा, तो उसको आप क्या बोलते हो बताओ? गोबर बोलते हो ना, गोबर। तो फिर आप जानते हो कि जब ये पशुओं का जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, तो उसको आप क्या कहते हो? गोबर। तो गोबर के साथ ये बाहर आ जाते हैं, है ना, गोबर के अंदर ही आ जाते हैं। अब अगर आप गोबर को डाइजेस्टर टैंक के अंदर पानी के साथ सल्दरी बनाकर डालो और वहां अवायवीय परिस्थितियां दो, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गोबर गैस, या उसको अपन बोलते हैं क्या? बायोगैस। आपने 12th में पढ़ा भी होगा गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट, गोबर गैस और बायोगैस। यस। तो बेटा ये यहाँ पर भी देखो इस प्रकार ये क्या करते हैं, सेलुलोज का किण्वन करके। और अच्छे से आपको पता है कि पहले तो जो सेलुलोज होता है वो बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको सरल कार्बनिक में कुछ डिकम्पोजर्स तोड़ते हैं, फिर ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबलाइजेशन ऑर्गेनिक एसिड बनता है ना, एसिडिक एसिड जो आपका ऑर्गेनिक एसिड बनता है, फिर आप जानते हो कि मीथेन बनती है। तो वहाँ आपको प्रोसेस बताएंगे भी। तो आप जानते हो बेटा इसके अलावा अपन कहते हैं कि ये अनेक रूमिनेंट पशुओं यानी जो कैटल्स हैं उनके आंतरिक भाग में, मवेशियों के आंतरिक भाग में जुगाली करने वाले है ना, वहाँ पर ही पाए जाते हैं। अब उनके जो उत्सर्जी पदार्थ है कैटल एक्सक्रीटा, उसके साथ ही बाहर आ जाते हैं, गोबर में आ जाते हैं। अब गोबर को अगर अपन एक प्लांट बनाकर सल्दरी में वाट पानी के साथ उसको अवायवीय परिस्थितियां दें, तो वहाँ ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करेंगे या प्रोसेसेस करेंगे और मीथेन, कुछ अन्य गैसें, मीथेन मेनली मीथेन, मुख्यतः मीथेन और अन्य गैसें उत्पन्न करेंगे। उस गैसों के मिश्रण को आप कहोगे बायोगैस या गोबर गैस, बायोगैस या गोबर गैस। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। और सीधी सी बात है कि अपन एग्जाम्पल के रूप में मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस या आपको मैंने बताया था रूमेनोकोकस। तो बेटा जी देखो ये आद्य जीवाणु के 3 ग्रुप हो गए आपके, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल, मिथेनोजन्स। और आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल आवासों में, जैसे बहुत ही ज़्यादा लवणीय वास स्थानों पर, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्म सल्फरयुक्त झरनों यानी जिनका तापमान 80-100 डिग्री और अम्लीय पीएच हो, या फिर दलदली वास, दलदल जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं हो, वहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल एनवेलप में अदर बैक्टीरिया से भिन्न है। बोलो, तो वो सारा आपको क्लियर कर ही दिया मैंने। यस। हाँ, कुछ यूकैरियोट से ये कुछ समानताएं भी रखते हैं, जैसे 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस, और जो कोर स्टोन है इनका वो यूकैरियोट के स्टोन के समजात है, तो वो कुछ समानताएं भी है। और ये फर्दर आर्कियोबैक्टीरिया के 3 ग्रुप मैंने आपको बताए और उनकी सारी बात आपको मैंने बता दी। तो आप बेटा एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, बात को समझे। तो ये सारी बात आपकी हो गई। 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपन ले लेते हैं, और फिर अपन आपको पता मैंने कहा था कि किंगडम मोनेरा को आप जानते हैं कि फर्दर 2 ग्रुप आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो फिर यू बैक्टीरिया जो सत्य जीवाणु वास्तविक प्रोकैरियोट कोशिका है, तो यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो पहले अपन बात करेंगे भाई यू बैक्टीरिया की, और अपन एक बैक्टीरिया, प्रारूपिक बैक्टीरिया सेल की एक डायग्राम बनाएंगे और उससे सारे फीचर्स अपन स्टडी करेंगे। यस। तो अभी कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ आर्कियोबैक्टीरिया से रिलेटेड जो एग्जाम में भी आए। तो बेटा देखो, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट, कि बेटा निम्न में से किस एक संदर्भ में आद्य जीवाणु सत्य जीवाणु से भिन्न है, मतलब आर्कियोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न है। फर्स्ट है, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन का अभाव होता है, तो सही बात है। इनकी कोशिका झिल्ली में साकित लिपिड श्रृंखला पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। ये अत्यंत प्रतिकूल आवासों में जीवन यापन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, हर हैबिटेट में, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा 4। बोलो हाँ या ना, यस और नो, क्लियर। अब बेटा जी ध्यान दो, देखो द गट ऑफ रूमिनेंट कंटेंस, यानी रूमिनेंट का जो आंतरिक भाग है, गट पार्ट है, वो बना होता है या क्या रखता है, क्या धारण करता है, तो बताओ माइकोप्लाज्मा करता है,
नहीं जी। हेलोफिलिक बैक्टीरिया करता है, हेलोपी बैक्टीरिया नहीं जी। मिथेनोजेंस ये करता है। आंसर क्या हो गया? थर्ड। आंसर थर्ड हो गया। थर्मोसिडोफिलिक नहीं करता है। बोलो हाँ या ना? यस बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन जो नीट 2017 नीट 2017 में है, और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं बैक्टीरिया में, लेकिन वो क्वेश्चन में मिक्स हैं, तो आगे मैं बैक्टीरिया कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएंगे बेटा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन एरिया, कि निम्न में से कौन अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में, एक्सट्रीम सलाइन एरिया में, क्या यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं? ना। साइनोबैक्टीरिया? ना जी। तो ये आंसर भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। माइकोप्लाज्मा? ये भी नहीं हुआ। और आर्कियोबैक्टीरिया? तो इन सबसे ज्यादा अत्यधिक लवणीय स्थानों पर आर्कियोबैक्टीरिया, हेलोफिल्स। तो सीधा क्वेश्चन आया, आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर बेटा? नीट 2017 में क्वेश्चन आया। फिर देखो नीट 2016 में मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, सिंपल क्वेश्चन, मिथेनोजेंस संबंधित होते हैं क्या डायनोफ्लेजेट से होते हैं? ना, ये तो यूकेरियोट है। क्या क्राइसोफाइट से होते हैं? डायटम नहीं होते। क्लियर? और क्या साइनोबैक्टीरिया से होते हैं? नहीं होते। किससे होते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया से होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? 4। ऐसे ही नीट AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया था। अपन जनरली क्या मानते हैं कि बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सेल वॉल में डिफर है यू बैक्टीरिया से, लेकिन 14 के अंदर जो क्वेश्चन आया बेटा कि आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन आया था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ऑप्शन आया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका, और तीसरा ऑप्शन आपका बेटा वहां पर आया था सेल सेप, कोशिका की आकृति या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का तरीका। तो वहां पर आपका आया था मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बेटा अपन बात बेटा कि सेल वॉल के साथ साथ मेम्ब्रेन में भिन्न, तो ऑप्शन में सेल वॉल तो था ही नहीं, तो मेम्ब्रेन आंसर आया था। 2014 के अंदर वो क्वेश्चन आया आर्कियोबैक्टीरिया का। यस। और कुछ मिक्स सत्य खतरनाक मिक्स क्वेश्चन है, वो मैं आगे बैक्टीरिया में आपको कराऊंगा। क्लियर? अब बेटा जी देखो अपन स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। क्या स्टार्ट करते हैं? यू बैक्टीरिया, जो मोनेरा के सोल मेंबर बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो अपन बैक्टीरिया यानी एक प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका की आपको संरचना, आवास और आगे की सारी उसकी गतिविधियां, बैक्टीरिया की जो जीवन गतिविधियां होती है वो सारा अपन उसके अंदर बताते हैं। बोलो हाँ या ना? यस बेटा। तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है? तो देखो बेटा अब अपन बात करते हैं, जब आर्कियोबैक्टीरिया पूरा हो गया तो अपन बात है यू बैक्टीरिया की। क्लियर? तो अपन ने कहा था कि किंगडम मोनेरा के अंदर ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं, सभी प्रोकैरियोट आते हैं। फिर वो दो हैं आद्य जीवाणु, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अपन ये भी कहा था बेटा कि बैक्टीरिया सोल मेंबर हैं, मुख्य मेंबर, सबसे प्रमुख सदस्य कौन है मोनेरा जगत के? बैक्टीरिया। यस। तो देखो बेटा अब अपन बात करते हैं किसकी? यू बैक्टीरिया की, सत्य जीवाणु, यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया भी दो ग्रुप में है, सत्य जीवाणु भी दो ग्रुप में है। ये भी दो ग्रुप में है, और ये आपके बेटा दो ग्रुप हैं। एक आपका है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु, और दूसरे आपके क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको अपन बीजीए भी कहते हैं, साइनो जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी। यस बेटा। आपने कहा था कि बैक्टीरिया सोल मेंबर यानी प्रमुख सदस्य हैं, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। सही है बेटा? तो देखो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यस। यानी मोनेरा जगत के प्रमुख सदस्य क्या हैं? बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के प्रमुख सदस्य कौन है? बैक्टीरिया है। यस। अब बेटा देखो इन बैक्टीरिया में, जीवाणु में, क्यों भाई, यहां आप जानते हैं कि ये प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाते हैं। प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संगठन है ना, मतलब टिपिकल प्रोकैरियोटिक
ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं, प्रारूपिक मतलब प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाते हैं। यानी जो अर्थ के ऊपर सेल की दो कैटेगरी है, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। तो वीटेकर के जो 5 जगत हैं उनमें से 4 यूकैरियोटिक और 1 प्रोकैरियोटिक है। लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया थोड़े डिफर हैं। साइनोबैक्टीरिया वैसे ऑलमोस्ट सेम से प्रोकैरियोटिक संगठन ही है ना, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी भिन्न प्रारूप होगा। लेकिन वास्तव में जो प्रोकैरियोट है, एक ट्रू प्रोकैरियोट है, वो अपन बात रहे बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। यस और नो बेटा? तो अपन अभी यहाँ पर आपको वैसे सेल बायोलॉजी में बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका में सामान्यतः क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं, वो मैं बताऊंगा। और आप सेल बायोलॉजी से वो पूरा प्रोकैरियोटिक संगठन पढ़ भी लोगे यहीं पे। क्लियर? अब सेल आपने पहले पढ़ ली तो और अच्छा आ जाएगा, और बाकी बाद में पढ़ोगे तो और वहाँ क्लियर हो जाएगा। बात को समझे? अब बेटा जी आप ध्यान दो, देखो तो ये आपका है कि प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संगठन वाले यानी टिपिकल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। और ये फर्दर एक अलग ग्रुप है ना, कंप्लीटली ऑक्सीफोटोसिंथेटिका, वो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। बोलो हाँ है ना? अब बेटा जी मेरी बात सुनना कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनका बताता हूँ हैबिटेट, एंड देन अपन जो इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन को इसका संगठन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, हैबिटेट आवास, कि जीवाणु का आवास क्या है, हैबिटेट आवास। यस और नो? क्लियर बेटा? तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरिया हैं, क्लियर, वो मैं आपको कहता हूँ कि दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वो अपन बात करें कि हर प्रकार के आवास में अधिकांशतः जीवाणु हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? यानी अपन कहें कि बेटा जल है, वायु है, मृदा है, या जो भी भोजन है ना, अधिकांश जीवाणु हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। यानी जल, वायु, मृदा, भोजन मतलब वाटर, एयर, सोयल, फूड, इट मीन एवरीवेयर दे प्रेजेंट या दे अकर एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन नेचर बोलते हैं, एवरीवेयर। यस। और यहाँ तक कि आप जानते हो कि आइस पर भी बैक्टीरिया पॉसिबल है, आइस पे भी बैक्टीरिया पॉसिबल है ना। और मतलब -196 तक टेम्परेचर तक भी बैक्टीरिया पॉसिबल है। तो मतलब एयर, वाटर, हर जगह पर पाए जा सकते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये हो गया हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, है ना बेटा? यानी अधिकांश जीवाणु हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जल, वायु, मृदा, भोजन, और दे अकर एवरीवेयर, है ना, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। बात को समझ रहे बेटा? क्लियर? और फिर अपन कहें कि भाई हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट्स इन ए हैंडफुल सोयल। क्लियर? अगर अपन ऐसे कहें कि भाई हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल सोयल। हैंडफुल सोयल यानी बेटा इन जीवाणुओं का जो सबसे उपयुक्तम आवास है, उपयुक्तम आवास, वो बेटा है मृदा। उपयुक्तम आवास क्या है? मृदा। क्लियर? सोयल। और ये क्या कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल सोयल। यानी एक जो मुट्ठी भर जमीन है, मुट्ठी भर मिट्टी है, उसके अंदर अपना कि 100 to 1000, हजार मतलब सैकड़ों, कई सैकड़ों यानी हजार तक जीवाणु पाए जा सकते हैं, बैक्टीरिया सेल पाए जा सकते हैं। दही में, कर्ड में, आप जानते हो थोड़े से कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के नग नाक से तो आपको दिखेंगे नहीं। बात को समझे? तो इस प्रकार बेटा अपन बात रहे कि सबसे उपयुक्तम आवास इनका क्या है? सोयल है। ये अच्छा क्वेश्चन आता है, सबसे उपयुक्तम आवास क्या है? सोयल है।
बात को समझ रहे हैं? तो इनका सबसे उपयुक्तम आवास बेटा सोयल है। क्लियर? और ये बात आपकी हो गई। बाकी तो हर जगह जल, मृदा, वायु, यहाँ तक कि बर्फ, फ्रूट्स, भोजन पे, उत्सर्जित पदार्थों पे, हर जगह पे, जैसे पशुओं का उत्सर्जित गोबर होता है या अपना उत्सर्जित पदार्थ मल पदार्थ होते हैं, तो वहाँ हर जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्लियर? और जैसे मानव की जो बड़ी आंत है वो भी सैकड़ों सूक्ष्म जीवों का क्या है? आवास है। बात को समझे? तो ये आपका क्लियर हो गया हैबिटेट। अब अपन बात करते हैं बेटा कि जो प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका यानी प्रारूपिक जीवाणु, एक प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका में क्या क्या घटक होते हैं। तो एक प्रारूपिक प्रोकैट के कुछ घटक संक्षिप्त में, क्योंकि बाकी तो आप प्रोकैरियोटिक संगठन पढ़ोगे कहाँ? सेल बायोलॉजी में। तो अपन घटक पढ़ लेते हैं, फिर अपन जो बैक्टीरिया की शेप साइज के बेसिस पे और उसके बाद उसकी जीवन गतिविधियां इन लाइफ प्रोसेसेस, तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्लियर करें। बात को समझे? फिर अपन जो रियली में एनसीईआरटी में देखा ना, बैक्टीरिया में पोषण क्या है, शोषण है, जनन, तो वो सारी प्रोसेसेस अपन पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी अपन एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की सारी स्ट्रक्चर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ कि अब अपन एक ट्रू बैक्टीरिया या अपन ऐसे कहें कि भाई एक प्रारूपिक जीवाणु, टिपिकल बैक्टीरिया, एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका या एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा जी आप ध्यान दें कि क्या क्या घटक होते हैं, तो वो सारा अपन आपको बताएंगे। पहले तो मैं पहले आउटमोस्ट से आता हूँ, पूरा बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको ध्यान देना है बेटा। तो और फिर सेल बायोलॉजी में से आपको इसको स्टडी कर लेना है। मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि कोई भी सेल होती है, सेल, तो उसके सराउंडिंग, क्योंकि कोशिका एक स्वतंत्र इकाई हो सकती है, तो उसके सराउंडिंग आप जानते हो कि सेल इनवॉल्व, सेल एनवलप यानी कोशिकीय आवरण होते हैं, कोशिकीय आवरण। क्लियर? अब देखो बेटा कि बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसके जो कोशिकीय आवरण हैं, तो आप ध्यान दें सबसे आउटर मोस्ट, बैक्टीरिया सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? तो बेटा जो बैक्टीरियल सेल में सबसे आउटर मोस्ट होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में हो सकता है, स्लाइम लेयर, अवपंक परत, अवपंक परत, स्लाइम लेयर यानी लूज जो ढीली होगी। क्लियर? अवपंक परत, स्लाइम लेयर। और कैप्सूल, कैप्सूल है ना, जो कैप्सूल होगा टफ, तो वो अपन बात रहे कि थिक होगा और हार्ड होगा, मोटा और कठोर होगी। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो इसकी होती है वो आपका होता है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दो फॉर्म में हो सकते हैं, अगर ढीले आच्छादित के रूप में अवपंक परत, और अगर ये मोटी और थोड़ा हार्ड है तो कैप्सूल। यस बेटा। जो सेकंड लेयर होती है वो आपका होता है सेल वॉल। क्या होता है बताओ? सेल वॉल। अब यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की जो सेल वॉल है, प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की जो सेल वॉल है, पूरा विवरण तो आपको सेल बायोलॉजी में बताया जाएगा, बट यहाँ बताता हूँ। प्रारूपिक जीवाणु कोशिका जो सेल वॉल है वो किससे बनी, मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर आपका होता है शुगर प्लस एमिनो एसिड, शर्करा और एमिनो अम्ल, शर्करा और एमिनो अम्ल। शर्करा में तो आप जानते हो कि जो NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAM, एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, और वो पेप्टाइड आपके होते ही हैं। तो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन की। यस। और शुगर और एमिनो एसिड, तो ये आपकी क्या होगी? सेल वॉल, जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर। यस, ये नोट हो गए। अब बेटा जी देखो, मैं बात करता हूं कि जो थर्ड लेयर है वो है यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक के समान जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो प्रोकैरियोटिक सेम है। ये क्वेश्चन भी आता है कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी लेयर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संगठन में समान, तो सेल मेम्ब्रेन है। तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो किसकी बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, और यूकैरियोटिक के समान संगठन सेल मेम्ब्रेन में। अब तुम जानते हो कि ये कोशिकीय आवरण हो गए ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर अपन सम्मिलित रूप से कहते हैं सेल एनवलप,
कोशिकी आवरण, सेल एनवलप कहते हैं। और अगर तीनों को एक साथ अपन कहते तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, क्या कहते हो बताओ? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहते हो। हाँ बेटा, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यस। तो बेटा ये अपन बात रहे कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, और इसलिए अपन बात कर रहे हैं यानी एकल सुरक्षा, तीनों को एक साथ अपन कह सकते हैं। और वैसे अगर अपन बाहर से अंदर की ओर आए तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वॉल, देन मेम्ब्रेन। और ये वैसे रासायनिक संगठन में तीनों डिस्टिंक्ट, तीनों पृथक पृथक लेयर हैं, है ना, तीन पृथक पृथक जो अपना अपना रासायनिक संगठन है, ये लेयर्स हैं। बात को समझे? बोलो बोलो। अब बेटा तुम जानते हो कोशिका आवरणों के बाद कोशिका में क्या आता है? भाई मेम्ब्रेन के अंदर आपका फिर आपका आता है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है। तो ये तो अपन बात रहा है कि इसका जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये बैक्टीरिया सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, क्लियर। लेकिन जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, तो साइटोप्लाज्म के देखो दो भाग होते हैं, एक तो तरल भाग होता है ना, जो उसको तो आप बोलते हो साइटोसोल, और एक अपन बात रहे होता है सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग। अब आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें आप जानते हो कि साइटोसोल लिक्विड तो है, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका से मतलब झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। झिल्ली परिबद्ध, झिल्ली से घिरे, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, कोई भी झिल्ली से घिरा हो, चाहे एकल झिल्ली, चाहे लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो, चाहे दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, कोई भी अगर झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है ER जीवित, तो वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अपन यहाँ लिख दें कि भाई सीधी सी बात है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पर क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे। अब वो झिल्ली से घिरा हुआ चाहे कोई भी कोशिकांग हो, है ना, वो चाहे अपन बात करें कि लाइसोसोम हो, कोई भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो सारे क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे। क्लियर है? अब आप ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रोटोसाइटोन्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो देखो इस प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, सुविकसित केंद्रक नहीं होता है ना। आप समझ सकते हैं बेटा कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, या न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो देखो जो प्रोकैरियोट सेल का जो केंद्रक है वो सुविकसित केंद्रक नहीं है, वास्तविक केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियोइड, या उसको अपन बोलते हैं इंसिपिएंट, असत्य आभासी, असत्य आभासी केंद्रक, असत्य आभासी केंद्रक। तो उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड, या अपन बोलते हैं जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, या इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आभासी केंद्रक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रकीय झिल्ली और स्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना। केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है ना, और स्टोन प्रोटीन भी क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो DNA की पैकिंग नहीं होती है, तो गुणसूत्र भी एब्सेंट होते हैं। DNA की पैकिंग नहीं, तो गुणसूत्र भी क्या होते हैं? एब्सेंट। ये गुणसूत्र या ऐसी संरचना भी यहाँ पर नहीं बनती है, और केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, स्टोन प्रोटीन भी नहीं होते हैं। बात को समझे? इसलिए आप जानते हो कि बस इस केंद्र की प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी स्पेशली आभासी अस्पष्ट केंद्रक, इंसिपिएंट अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक, है ना, और स्पष्ट केंद्रक के बेसिस पे ही पृथ्वी के ऊपर सेल की दो कैटेगरी हैं, एक प्रोकैरियोट जो सबसे पहले आई, उसके बाद यूकैरियोट जिसमें सुविकसित केंद्रक है और केंद्र की झिल्ली प्रेजेंट है। बात को समझ गए बेटा? यस। अब मैं आपको बता देता हूं, तो ये मुख्य जीनोमिक DNA है, ये बैक्टीरिया सेल का मुख्य जीनोमिक DNA है, ये बैक्टीरिया सेल का मुख्य जीनोमिक DNA है। बोलो हाँ है ना, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर,
न्यूक्लियोइड या क्या कहते हो, जीनोफोर। और अस्पष्ट केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, स्टोन एब्सेंट होता है, और स्टोन एब्सेंट होता है तो डीएनए की पैकिंग ही नहीं होती, तो गुणसूत्र एब्सेंट होते हैं। बात को समझे। ये कोशिका द्रव्य आपको बता ही दिया, जिसमें झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं बेटा, अनुपस्थित होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट की सबसे बड़ी विशेषता है कि झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और अस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्र की झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। और उसके बाद अपन बात करें बेटा कि ये डीएनए मुख्य जीनोमिक डीएनए हो गया, तो फिर अपन बात करें कि ये आरएनए है, क्या है बताओ, आरएनए। ये आप समझ पा रहे हैं बेटा कि आरएनए है, यस बेटा। तो देखो ये आरएनए है, क्लियर। उसके बाद अपन बात करें बेटा कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए पर कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो जब कई सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए के धागे पर अटैच हो जाए तो उसको आप कहते हो क्या, पोलीसोम। क्या कहते हो बताओ, पोलीसोम कहते हो, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम कहते हो। कि जब एक सिंगल एमआरएनए थ्रेड पर एकल एमआरएनए कई सारे राइबोसोम, तो उसको आप पोलीसोम कहते हो। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है रियली में, वो राइबोसोम आपका होता है हमेशा 70S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कौन सा होता है हमेशा बेटा, 70S राइबोसोम। बोलो बेटा कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। और जब डीएनए से डीएनए अपनी सूचना एमआरएनए पर छापता है तो एक एमआरएनए के धागे पर कई सारे राइबोसोम, ये क्वेश्चन कई बार नीट में आ गया, तो उसको आप कहते हो पोलीसोम, पोलीसोम, पोलीसोम या पोलीराइबोसोम कहते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा यस। अब देखो बेटा कि ये जो मुख्य जीनोमिक डीएनए है, इस मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा कुछ सेल्स में, कुछ बैक्टीरिया सेल में, कुछ निश्चित बैक्टीरिया सेल में एक्स्ट्रा जो क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। तो आप जानते हैं कि इस अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ को, अतिरिक्त गुणसूत्रीय जो पदार्थ होता है इसको आप कहते हो प्लाज्मिड। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है इसको आप क्या कहते हो, प्लाज्मिड कहते हो। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ उसको आप क्या कहते हो बेटा, प्लाज्मिड कहते हो। क्या कहते हो जी, प्लाज्मिड। यस और नो, क्लियर बेटा। जो कुछ विशिष्ट लक्षणों के लिए, कुछ विशिष्ट लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ आपका होता है प्लाज्मिड। यस बेटा, क्लियर है। बोलो आर, तो मुख्य जीनोमिक डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, 70S राइबोसोम हो गया, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ तो प्लाज्मिड हो गया। क्या हो गया बताओ, प्लाज्मिड। क्लियर है। तो कोशिकीय आवरणों के बाद कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और ये आपका जो भी जैसा न्यूक्लियस है। इसके अलावा देखो प्रोकैरियोट सेल में एक विशिष्ट लक्षण होता है, उसको आप बोलते हो इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज अंतर्विष्ट पिंड होते हैं बेटा, अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट इंक्लूजन बॉडी होती है, अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, अंतर्विष्ट पिंड होते हैं। क्लियर बेटा। अब अंतर्विष्ट पिंड की विशेषता क्या होती है कि इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की ट्रू मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इंक्लूजन बॉडीज अपन बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, फोस्फेट, फास्फेट कणिकाएं, है ना, फोस्फेट ग्रेन्यूल, फोस्फेट ग्रेन्यूल यानी फास्फेट कणिकाएं हो गई, फोस्फेट ग्रेन्यूल हो गई। क्लियर। ग्लाइकोजन जो इनका संचित भोजन होता है, विषम भोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गई। क्लियर। तो फोस्फेट ग्रेन्यूल है, वोलिट्यून कण है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। इसके अलावा अगर साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गई बेटा। यस। अब जानते हो देखो बैक्टीरिया में मोटिलिटी यानी गतिशीलता के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जा सकती है, उसको आप क्या कहते हो, फ्लैजिला। फ्लैजिला कसाबिका, सभी बैक्टीरिया में हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ में ये मतलब मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में होता है फ्लैजिला कसाबिका। क्या होता है, कसाबिका। ये आप जानते हो कि कोशिका द्रव्य तिवर्दियाँ हैं, है ना। तो ये आपका हो गया क्या बेटा, कसाबिका हो गया। बात को समझे। यस बेटा। अब देखो अपन बात बेटा कि कसाबिका हो गया, अंतर्विष्ट पिंड हो गए, और ये जो अपन बात रहे कि प्रोटीन से हो गए, तो ये आपकी होगी पिलाई। क्या होगी बताओ, पिलाई। ये पिलाई हो गई। और ये पिलाई दो रूप में होती है, लॉन्गर पिलाई भी होती है और शॉर्टर भी होती है ना। और पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन गति में कभी हेल्प नहीं करती क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। बोलो यस, पाइलिन प्रोटीन होगी। फिर अपना जो छोटी छोटी जो ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी जो चट्टान से चिपकने में सहायता करती है, इसको आप कहते हो फिम्बरी। क्या कहते हो, फिम्बरी। इसको आप फिम्बरी कहते हो, फिम्बरी।
फिम्बरी आप कहते हो, फिम्ब्रिन प्रोटीन की आपकी बनी होती है। बोलो हाँ है ना, क्लियर बेटा। इसके अलावा आप जानते हो कि जो श्वसनीय एंजाइम है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, वो आप जानते हो कि यहाँ पर जो श्वसनीय एंजाइम्स हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, वो झिल्ली से ही अटैच होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसनीय एंजाइम। बोलो। और बेटा आप जानते हो कि वैसे जो अवायवीय श्वसन करते हैं उनमें जो बैक्टीरिया सेल में है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस है या क्रेब्स चक्र कोशिका द्रव्य में चलता है। अगर आप अवायवीय श्वसन है तो केवल ग्लाइकोलाइसिस होगा, और वायवीय श्वसन होगा तो क्रेब्स चक्र। लेकिन बाद में जो ईटीएस है उसके लिए जानते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनफोल्डिंग करती है पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, यहाँ है ना, इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप जानते हो क्या कहलाता है, मीजोसोम। क्या कहलाता है बताओ। ये तो आपकी बात हो गई भाई गुणसूत्र, ये तो ये बात थी है ना, ये आपका कहलाता है। देखो ध्यान दो, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या कहलाता है, मीजोसोम। क्या कहलाता है बताओ, मीजोसोम, मध्यकाय मीजोसोम कहलाता है। बात को समझे नहीं समझे। तो ये जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपका कहलाता है मीजोसोम। और मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही कार्य करता है। और वायवीय श्वसन यानी ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वहाँ संपन्न होगी, क्योंकि श्वसनीय एंजाइम में झिल्ली से संबंधित हैं रेस्ट में। तो फिर इनफोल्डिंग होती है मीजोसोम। इसके अलावा मीजोसोम और सारे कई कार्य जो वहाँ सेल में बता रखे हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में, पुत्री कोशिका में डीएनए के वितरण में, है ना, द्विविभाजन में ये हेल्प करता है क्या, मीजोसोम। और श्वसन में तो करेगा ही करेगा जो मीजोसोम है। बोलो बेटा क्या है, मीजोसोम। बात को समझ रहे हैं आप, क्लियर है। और आप समझ रहे हैं कि ये जो अतिवर्दियाँ हैं, जैसे अपन बात रहे कि फिम्बरी है, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी, तो इनके बारे में अपन आपको अभी बता देंगे। तो ये एक प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका होगी। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका होती है जिसमें अस्पष्ट केंद्र को, केंद्र की झिल्ली का अभाव हो, तो नग्न डीएनए और आरएनए, स्टोन प्रोटीन नहीं हो, और डीएनए इनका जो होता है वो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, यानी ये आप जानते हो डीएस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, नग्न वर्ताकार डीएनए होता है, मुख्य जीनोमिक डीएनए। न्यूक्लियोइड जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस अपन बोलते हैं आभासी केंद्र, केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है। फिर अपन बात करें बेटा कि जो कोशिका द्रव्य में झिल्ली परिबद्ध कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, क्लियर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का। फिर इनमें जानते हो आरएनए होता है, फिर 17 प्रकार का राइबोसोम होता है। फिर अपन कहते हैं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन को आप मीजोसोम कहते हो, वो श्वसन में सहायक है। फिर अपन जो कोशिका अपने बता दिए कि आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर इनकी सलवाल है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक संगठन हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रोकैरियोटिक संगठन, यस और नो। तो बेटा देखो ये मैंने, वैसे आप जानते हो कि सेल बायोलॉजी के अंदर आपको पूरा प्रोकैरियोटिक का विवरण दे रखा है, वो सारी बातें मैंने यहाँ ऑलमोस्ट क्लियर कर दी, सही। लेकिन अपन यहाँ इतना सा बताना था कि जो बैक्टीरिया हो प्रारूपिक जीवाणु कोशिका है, बैक्टीरिया जो प्रारूपिक प्रोकैरियोट कोशिका है, वास्तविक प्रोकैरियोट, क्योंकि किंगडम मोनेरा के जो प्रमुख सदस्यों जीवाणु है, मैंने आवास बता दिया। वो जो सेल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट की वो मैंने बता दी। जैसे मैंने आराम से आपको बता दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स के 2 प्रारूप होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन अच्छे से बता दिया आपको। मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन वही यूकैरियोट के समान, ये प्रोटेक्टिव या एनोलोप हो गए। उसके बाद कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग कभी नहीं होते हैं। फिर आप जानते हो कि आभासी केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और उसमें आपका नग्न वर्ताकार डीएनए होता है। नग्न वर्ताकार डीएनए क्या होता है बेटा जी, नग्न वर्ताकार डीएनए। तो नग्न वर्ताकार डीएनए होता है। फिर आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि 17 राइबोसोम है, आरएनए है। फिर एक एमआरएनए से कई राइबोसोम जुड़े थे, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम है। फिर मैंने आपको बता दिया कि श्वसन एंजाइम झिल्ली से संबंधित होते हैं। झिल्ली के अंतर्वलन से मीजोसोम है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फिर कुछ अतिवर्दियाँ आपको बता दी मैंने, फ्लैजिला है, पिलाई है, फिम्बरी है। फ्लैजिला है, पिलाई है और क्या है, फिम्बरी है। बोलो बेटा। और बाकी आपको सेल बायोलॉजी में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बताएंगे, यस और नो, यस। और अब मैं आपको बेटा, तो ये सारी बात बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सभी प्रोकैरियोट हैं, जीवाणु हैं, वो संगठन यही रखेंगे। सभी में आधारभूत या मूलभूत संगठन समान होगा, लेकिन वो अलग अलग शेप, आकृति प्रदर्शित करते हैं। और 4 बेसिक, 4 आधारभूत आकृति है जो एनसाइड में आपको यहाँ दे रखी है। कोकस और बेसिलस यानी वो गोलाकार, छड़ाकार, और कोमा या स्पाइरल शेप जो है वो।
तो पहले आकृति की बात करूंगा। आकृति की बात करने पर अपन सीधी सी बात पे आ जाएंगे बेटा, बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेसेस, जो जीवन गतिविधियां होती है, यानी जीवाणु में श्वसन क्या है और पोषण कैसे, उन सारी बातों पे अपन आएंगे। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन बात करेंगे कि भाई शेप के बेसिस पे, आकृति के बेसिस पे जीवाणु, तो आप इस लेक्चर को देखते हो, आप नेक्स्ट को वो एक बार वापस रिवाइज करते देखें कि शेप के बेसिस पे, आकृति के बेसिस पे जीवाणु कोशिकाओं के कितने मूलभूत आकार हैं और बैक्टीरिया लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। तो ये यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मजे से अपना लिख के घर का बढ़िया खाओ, पढ़ो बेटा, बात को समझे। वरना फिर यही बताओगे देखो यहाँ हॉस्टलों के अंदर है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई अब अच्छा करो ना, देखें, और बेटा रियली में बहुत आगे निकल जाओगे अगर अच्छा करो। बिल्कुल आपको धीरे धीरे पूरा A to Z चीज़ आपको समझाई जा रही है, सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और भी अपन प्रीवियस ईयर के और अच्छे क्वेश्चंस आगे करवाएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू मेरे। और आप टेस्ट में तो वायरस तक आप पूरा तैयार कर लें, फिर नेक्स्ट टेस्ट की बात होगी, लेकिन आप पूरा अच्छे से पढ़ लें बेटा, है ना, और NCERT को फॉलो करते रहें। यस। और बहुत अच्छे अपने अच्छे बच्चों को आप संपर्क करें, अच्छे बच्चों को आप जोड़ें CLC के साथ। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।